अलग करने के लिए इसको अलग अलग प्रकरणों से निकाला जाता है, जैसे कि निष्कर्षण, परिष्करण आदि से गुजरना पड़ता है। जैसे कि इसको साफ किया जाता है और इनको अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो इसी प्रकार प्रत्येक धातु के अपने अलग अलग गुण धर्म होते हैं, जिन्हें की उनकी प्रकृति का पता चलता है। जैसे कि धातु है तो वो कुछ गर्म भी होती है, कुछ एलोय भी होती है, ठंडी भी होती है। उसी प्रकार उसका रंग, संरचना और उसकी बनावट और क्या उसमें उसमें संचरण रहता है। तो इसी प्रकार धातु अलग अलग विशेषता से अपने आप को प्रदर्शित करती है। तो हम पहले पढ़ेंगे इसमें धातु में 1 नंबर पॉइंट में धातु के भौतिक गुण। वे गुण जो बिना धातु को नष्ट किए, जैसे कि हम कागज को एग्जाम्पल को लेते हैं, जो कागज है अगर उसको हम जला देंगे तो वो तो हो गया एक रासायनिक गुण। और अगर कागज को हम जैसे कि तैयार करके दोबारा उसी कागज को दोबारा हम नॉर्मलाइजिंग करके उसको हम यूज में ले रहे हैं तो उसका एक भौतिक गुण ही कहलाएगा। और रासायनिक गुण में तो एक कागज का नया रूप, जैसे कि कागज से कुछ अलग ही चीज बनाना, वो एक रासायनिक क्रिया होगी। उसी प्रकार से हम उस पहले पढ़ेंगे धातु के भौतिक गुण। वे गुण जो बिना धातु को नष्ट किए मात्र स्पर्श करने से वे देखने से ज्ञात किए जा सकते हैं, धातु के भौतिक गुण कहलाते हैं। तो ये गुण हमेशा स्थायी रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो धातुओं के प्राकृतिक गुण ही भौतिक गुण कहलाते हैं, जो कि निम्न प्रकार से होते हैं। जैसे कि पहले भौतिक गुण में हम पढ़ेंगे रंग। धातु के रंग के अनुसार हम धातु को किस प्रकार पहचानते हैं। धातु को हम उसके रंग, कलर के द्वारा भी पहचान सकते हैं। जैसे कि प्रत्येक धातु एक विशेष रंग रखती है। जैसे कि पीला रंग हो गया पीतल के लिए और लाल रंग हो गया तांबे के लिए। जैसे कि तांबा हमें संगत लाल रंग का ही दिखाई देता है। उसी प्रकार नेक्स्ट है संरचना। हम धातु को उसकी संरचना एक तरह से आकृति के अनुसार भी उसको प्रदर्शित कर सकते हैं या पता कर सकते हैं कि धातु इस प्रकार की होती है। तो प्रत्येक धातु अलग अलग संरचना की होती है। जैसे कि टूटे हुए धातु के टुकड़े देखकर संरचना को पहचान सकते हैं। जैसे कि पिटवा लोहा व एल्यूमिनियम में कणों की रेखीय गति जो है, जैसे कि एक शीट मेटल है, इस तरह से इसको हम बीच में से तोड़ करके जब उनके बीच की जो संरचना उसमें मिलती है, जब उस पर हम हाथ से देखेंगे कि उसमें पिटवा लोहा है, उसमें तो सीधी संरचीय रेखा पाई जाती है टूटने पर कुछ इस प्रकार से। ये शीट मेटल है। और एक ढलवा लोहा है, यही दूसरा पीस एक ढलवा लोहा है। तो इसमें क्या है, जो इसकी जो संरचना होगी वो कुछ इस तरह से जिगजैग तरीके से पाई जाती है। यानी कि जो कटिंग करने के बाद में उस पर जब हम हाथ से अपने हाथ को ड्रॉ करेंगे तो उसमें हम कुछ इस तरह से मिलेगी, जैसे कि उसमें ऐसे जिगजैग सी हमें पता चलेगा या आभास होगा। तो उसी प्रकार इनमें कुछ डिफरेंस रहता है। ये जो पिटवा लोहा है, ये जो हमारा ढलवा लोहा है, इसमें कुछ अंतर रहता है। तो इसमें संरचना के अनुसार भी हम धातु को पहचान सकते हैं। और नेक्स्ट रहेगा भार। भार भी एक मेन टॉपिक है। धातु में कुछ वस्तुएं ऐसी रहती है जो शीट मेटल में ऐसी रहती है, होती तो वो धातु ही है, लेकिन उनमें जो वजन है वो अलग अलग रहता है। जैसे कि एल्यूमिनियम का भार 2.8 होता है, क्योंकि ये हल्की होती है। एल्यूमिनियम जो है हल्की होती है, जिससे हम विमान वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम एल्यूमिनियम का आमतौर पर यूज लेते हैं, क्योंकि वो हल्की रहती है और सुदृढ़ भी होती है और उसमें इंटेंसिटी भी अधिक रहती है। तो जबकि लोहा जिसका भार 7.9 यानी कि भार रहता है उसी सेम पीस का,
और जिसमें पारा होता है जो कि ज़्यादा भारी होता है, पारा काफ़ी वजनदार होता है उसी शेप में। तो उसी प्रकार अलग अलग धातु की अलग अलग भार के अनुसार उसको पहचाना जा सकता है। और नेक्स्ट टॉपिक है घनत्व, जो इसी पॉइंट में है। घनत्व भी एक विशेष अपनी भूमिका निभाता है। ज्यादा घनत्व वाली धातु जैसे कि शीशा हो गया, सोना हो गया, जो कि अपनी एक विशेष छवि को प्रदर्शित करता है। और कम घनत्व वाली जैसे कि एल्यूमिनियम हो गई, सिलिकॉन हो गई, तो ये जो है अपना एक अलग ही विशेष घनत्व प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है अपेक्षित घनत्व, पानी के घनत्व का अनुपात। जैसे कि हम किसी धातु को पानी के ऊपर, जैसे कि नाव तैरती है पानी के ऊपर, तो वो किस प्रकार तैरती है, क्योंकि वो अपना एक अपेक्षित बल जो है वो पानी पर लगा रही है। उसी कारण से जो है नाव, बोट होती है, बड़ी बड़ी शिपें होती है, वो पानी के ऊपर तैरती है, कुछ अंदर भी तैरती है, वो एक खास डिजाइन के अनुसार तैयार की जाती है, तभी वो पानी के ऊपर। जैसे कि ये घर हमारा, इसी पर अगर हम नाव को कुछ ऐसा करके बना रहे हैं, तो ये जो इसका ये अपेक्षित बल है, ये पानी को फोर्स करके अंदर की ओर दाब रहा है, उसी कारण ये पानी के ऊपर तैर रही है। अगर इसको ऐसे ना बना करके ऐसा बनाते तो क्या ये तैरती? नहीं, क्योंकि ये अपेक्षित घनत्व को फोर्स न करके उसके अंदर ही विलीन हो रही है। तो इस प्रकार से ये जो सिस्टम है ये सही नहीं है, ये डायरेक्ट सही नहीं है। इसी प्रकार से ये धातु का जो है अपेक्षित घनत्व भी इस पर मैटर करती है धातु को पहचानने में। उसी प्रकार नेक्स्ट है, धातु को चालकता के अनुसार भी हम माप सकते हैं। धातु में चालकता का गुण भी पाया जाता है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि धातु जो है ऊष्मा, ताप और विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। तो धातु में चालकता के गुण भी पाया जाता है, जिससे हम धातु को जानते हैं। इसमें चालकता भी पाई जाती है। चालकता कैसे पाई जाती है? जैसे कि धातु गुण, जिससे ऊष्मा विद्युत को एक सिरे से, जैसे कि हम रोड को, एक स्टील रोड या लोहे की कोई भी रोड है, इसको अगर हम यहाँ से गर्म कर रहे हैं तो कुछ समय बाद में ये यहाँ से भी गर्म हो रही है। क्यों हो रही है? उसमें चालकता का गुण विद्यमान है। यही सेम होता है अपने विद्युत में। यहाँ से चालकता प्रभावित होती है, जो विद्युत है उसमें करंट है जो यहाँ से प्रभावित होती है और यहाँ से होती है। ये गुण सिर्फ धातु मेटल में ही होती है, नॉन फेरस में नहीं होती। धातु में ही ये गुण पाया जाता है, न कि अधातु। तो ये चालकता का एक अच्छा प्रभाव है धातु। और इसमें चुंबकत्व का गुण भी पाया जाता है। जो चुंबक है इसकी ओर आकर्षित होती है। जो धातु होगी उसमें तो चुंबकीय प्रभाव, जैसे कि एक शीट मेटल ले लिया हमने धातु की, अगर ये धातु है तो ये चुंबक की ओर प्रभावित होगी, अगर ये धातु नहीं है तो ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगी। यानी कि धातु में चुंबकीय प्रभाव भी रहता है। और उसके बाद में है इसका गलनीयता। धातु कितने डिग्री पर एक जो है अपना ताप छोड़ करके, जैसे कि शीट मेटल से द्रव में प्रवाहित होना कितने डिग्री पर होती है, तो ये हम जानेंगे आज इस टॉपिक में। तो धातु है जो इसका गलनांक बिंदु कहाँ से कितना रहता है, तो ये हम आज जानेंगे ये टॉपिक में। ये है हमारा 8वां पॉइंट। इसे गलनांक बिंदु भी कह सकते हैं। गलनांक धातु में अलग अलग प्रकार से रहता है, जैसे कि
पिटवा लोहा का गलनांक बताएगा कोई मेरे को कि कितने डिग्री पर यह जो है द्रव अवस्था में विलीन होती है? पिटवा लोहा, हाँ 15 से कराऊं, जैसे कि 1500 से कुछ लेकर के 1550, यानी कि 1500 से लेकर के 1550 के बीच का जो ताप है, ये धातु को पिटवा लोहा, ये जो है उसको एक तरल अवस्था में परिवर्तित कर देंगे। जैसे कि हम एक सारणी के अनुसार समझते हैं, जैसे कि इसका कितना कुछ रहता है। इधर धातु हो गई हमारी और ये होगा इसका गलनांक बिंदु। तो यहाँ पे पहला हम रखेंगे पिटवा लोहा। नेक्स्ट है हमारा दलवा लोहा। नेक्स्ट तांबा। तांबे को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो बताइए। तांबा और कांस्य को ये भी हमें पता होना जरूरी है। और पीतल को और पिटवा लोहा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पिटवा लोहा और ढलवा लोहा को? लेड किसे कहते हैं? तीन जानता है कौन सी लगती है? तीन जानता है कौन सी लगती है? तीन केवल हमने सुना है तीन लेपित धातु, पता है किसी को? एक तरह की कोटिंग होती है जैसे, जिससे कि हम केवल देखते हैं कि कोई ऐसी धातु है जैसे कि लोहे की धातु मान लो, उसमें टिन की लेप जैसे कोटिंग की जाती है, ठीक है, जैसे कि गैल्वेनाइज्ड आयरन स्टील की कोटिंग की जाती है, उसी प्रकार टिन एक चमकीली धातु होती है। जैसे कि हम देखते हैं मिठाई के वो डिब्बे होते हैं ना, जो कि प्रकाशित रहती है अलग, हाँ उसी प्रकार। तो पिटवा लोहे का जो गलनांक बिंदु है वो रहेगा 1535 डिग्री सेल्सियस, हाँ रखिए। और ढलवा लोहे का जो गलनांक बिंदु है वो बताएगा 1530 या 1538। सॉरी 38, ठीक है। और ढलवा लोहे का जो गलनांक बिंदु है पता है किसी को? 1260 डिग्री। इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये, याद रहनी चाहिए आपको। जो गलनांक बिंदु है वो रहेगा 1083 डिग्री। और एल्यूमिनियम का रहेगा 940 डिग्री, नहीं सॉरी पीतल का 940 डिग्री रहेगा पीतल का, और एल्यूमिनियम का रहेगा 660। और शीशे का रहेगा 327 डिग्री, और टिन का रहेगा 231.9 डिग्री, यानी
25 के अराउंड। तो ये कुछ धातु है और इसके कुछ गलनांक बिंदु हैं जो कि होते हैं नॉर्मली। तो ये आप नोट कर सकते हैं क्योंकि आपको ये बहुत से सिलेबस में हमारे जो कॉम्पिटिशन फाइट है उनमें ये काम आने वाली है। तो ये कुछ मोस्ट रहे हैं इनमें। और नेक्स्ट बात करते हैं हम इसी पॉइंट में। तो भौतिक गुण में हमारा एक अपारदर्शक, जैसे कि हम देखते हैं कि एक शीशा भी एक ऐसी जिसे हम धातु को मिलाकर कह सकते हैं, वैसे है धातु जो शीशा है जिसके हम आर पार देख सकते हैं, कुछ ही होती हैं जिसमें वो मिश्रित होते हैं उसी प्रकार से जिनमें हम देख सकते हैं, लेकिन जो धातु है उसमें अपारदर्शक का गुण नहीं रहता, धातु के हम आर पार नहीं देख सकते। तो ये भी धातु को पहचानने में एक नई बात है। तो 9 नंबर में इसका टॉपिक रहेगा अपारदर्शक। ये इसके धातु के यांत्रिक गुण होते हैं। विभिन्न बलों के प्रभाव से धातु की प्रतिक्रिया को दर्शाने वाले गुण यांत्रिक गुण कहलाते हैं। ये तो हो गए हमारे भौतिक गुण। अब हम बात करेंगे यांत्रिक गुण। यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं आएगा?